बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल नंबर 3.9 आ गया हमारे पास। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशन जो है हमारे मैट्रिक्स को और आसान कर देते हैं, ठीक है। और ये हमें बड़ी ही जो है ना हाई लेवल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और ये हमारी प्रॉब्लम्स को और आसान कर दिया करेगा, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम मूव ऑन कर रहे हैं जो हमारा एडवांस लीनियर अलजेब्रा है उसकी तरफ, ठीक है। चलें अब इसके अंदर हम पहले सीख लेते हैं एलिमेंट्री जो है रो ऑपरेशंस का क्या मतलब है और कॉलम ऑपरेशंस का क्या मतलब है। दोनों एक जैसी चीजें हैं। एक में रो ऑपरेशन का मतलब होगा कि रो वाइज अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन का मतलब होगा कॉलम वाइज अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर को आप रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंपल इक्विवेलेंट सिस्टम के। इक्विवेलेंट सिस्टम ये हुआ करेगा, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब होता है आपके पास यहाँ पे एक रिजल्ट भी फिर ये आएगा। इक्विवेलेंट सिस्टम बताने का मकसद ये है कि अगर आपका ए बी के इक्विवेलेंट होगा ना देन ए का डिटर्मिनेंट बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं और आपको इक्विवेलेंट सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। जिसका रिजल्ट अगर सोल्यूशन निकालेंगे तो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है। आप दो इक्वेशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग टू इक्वेशन। फिर आप किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक नॉन जीरो नंबर के साथ, ठीक है। फिर एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर। फिर आप दूसरी किसी भी एक इक्वेशन के अंदर दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। वही ऑपरेशन नहीं है सारे जो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई थी 2x + 3y = 5 लिखी हुई है, फिर 6x + y = कोई 6 लिखा हुआ है, ठीक है। ये ठीक नहीं हो सकती, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई साइन में चेंज आएगा कुछ भी नहीं। आप ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं। मैट्रिक्स में भी वो यही करेगा, कर सकते हैं हम इंटरचेंज अपनी मर्जी का। फिर आप एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक नॉन जीरो नंबर के साथ, बेशक इसे मल्टीप्लाई करें वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। 4x + 6y = 10, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2। अगर मैं इसको 2 का नाम दे रही हूँ इसको 1 का नाम दे रही हूँ। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक इक्वेशन का मल्टीपल दूसरे में ऐड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वही सारा आपका प्रोसीजर इनमें भी हो जाएगा। सेम फॉलोज फॉर कॉलम्स, कॉलम्स के लिए भी आपका सेम फॉलो करता है। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर नोट आ गया जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके सेम वेरिएबल्स होते हैं वो कब इक्विवेलेंट होते हैं, जब उनका सॉल्यूशन सेम होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट जो आपका सेम आ रहा है फिर सॉल्यूशन भी सेम होगा, देन वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सेम फॉलोज फॉर मैट्रिक्स, फॉर कॉलम्स। क्या सारी चीजें इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट की डेफिनेशन उसने बताई हुई है। दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट कब होते हैं, दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट तब होते हैं जब बी को आप ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम ए बाय अप्लाइंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशंस ऑन ए। सेम फॉलोज फॉर कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। ए मैट्रिक्स के ऊपर आपने कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए, ठीक है। रो ऑपरेशंस अगर आपने अप्लाई किए, फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशंस अप्लाई किया और आपको एक मैट्रिक्स मिला, वो मैट्रिक्स बी जो है वो ए के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है ना फॉलो करता है फॉर कॉलम्स। Two matrices are said to be equivalent if one is obtained by the row operation applying on the first matrix, ठीक है। ये अब आपके पास यहाँ पे ये सिंपल आपको जो है ना इन चीजों को आप पढ़िएगा, ये आपके हो जाएंगे। ये सारा प्रोसीजर बताया हुआ है उसने कि आपने कैसे इवैल्यूएट करना है। ये सारी चीजों से आप फेमिलियर हैं, ये आप कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दे रही क्योंकि आपको ये फॉर्म्स निकालनी आती हैं। बीएससी के अंदर इसका मेजर रोल आता है, ठीक है। और इवैल्यूएट करना तो उसके अंदर मैं आपको ये ज्यादा वाइडली समझाऊँ, ठीक है। इसका हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे अगर आपको जो है ना, और हम ये क्यों सॉल्व करते हैं और क्यों हमारे पास किस तरह से, बस आपने याद रखना है कि हमने इनको ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ हम एक जनरल डेफिनेशन कर लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, लोअर ट्रायंगुलर का क्या मतलब है। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन में आता है वो आपके पास आता है, ये एक हमारे पास क्या होना चाहिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स की कलेक्शन थी ना, ये उसके अंदर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ गए। अब इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल भी आएंगे, ठीक है। हर डायगोनल ट्रायंगुलर भी होता है, तो डायगोनल की कलेक्शन इसी के अंदर पड़ी होगी, लेकिन हर ट्रायंगुलर डायगोनल नहीं होता, ठीक है। मैं आपको शो कर देती हूँ। ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की कलेक्शन पड़ी थी, जैसे भी थे उनके अंदर यहाँ कहीं पे ये डायगोनल पड़े हुए थे, ठीक है। अगर अब आप ट्रायंगुलर की कलेक्शन लेना चाहते हैं तो ट्रायंगुलर की कलेक्शन के अंदर ही डायगोनल पड़े होंगे,
ठीक है, मैं नेम मेंशन कर देती हूँ। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेस, it is the collection of all the diagonal matrices, and now it is the collection of all the triangular matrices, either they are upper or lower। ठीक है, तो हर डायगोनल ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, यहाँ से ये इम्प्लीकेशन आती है, लेकिन बैक नहीं आता, हर ट्रायंगुलर डायगोनल नहीं होता, ये आप एग्जाम्पल मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले होगा, अगर आपके पास ये अपर ट्रायंगुलर तब होगा जब सारी की सारी बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल जीरो। सिंपल, आप इसको ऐसे याद रखें, नॉन जीरो टर्म्स की आपने ट्राइंगल बनानी है, अगर ऊपर ट्राइंगुलर बनती है देन वो अपर ट्राइंगुलर होगा, अगर नीचे बनती है लोअर ट्राइंगुलर। सिंपल, ऊपर बनने का क्या मतलब है, आई ग्रेटर देन जे के लिए ए आई जे जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी का लिखते हैं, पहले मैं मैट्रिक्स लिख देती हूँ, A11 A12 A13 A21 A31 A22 A23 A32 A33। ठीक हो गया। अब इसमें देखें आई ग्रेटर देन जे, रोज ज्यादा यानी कि बड़ी है और कॉलम कम है, कहाँ पे है, 2 ग्रेटर देन 1 है, एक ये वाला टर्म है, इसमें नहीं है, ग्रेटर की बात करनी है, 3 ग्रेटर देन 1 है, 3 ग्रेटर देन 2 है, ये टर्म जीरो करनी है। जब ये टर्म जीरो हो गए, ट्राइंगल किधर बनी है, ऊपर बनी है, ये बनी है, सो इट इज अपर। तो आई ग्रेटर देन जे मतलब जहां पे रोज की आपकी जो इंडेक्स है वो ग्रेटर होना चाहिए कॉलम्स के इंडेक्स से, तो वो किधर होता है, नीचे वाली चीज पे, वो जीरो हो जाता है, देन आपकी अपर ट्रायंगुलर बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह आई जब लेस देन जे होता है, आई लेस देन जे कहाँ है, 1 इज लेस देन 2, ये जीरो होना चाहिए, 1 इज लेस देन 3, ये जीरो होना चाहिए, 2 इज लेस देन 3, ये जीरो, अदरवाइज नहीं है। ट्रायंगल किधर बन रही है, नीचे बन रही है, सो इट इज लोअर ट्रायंगुलर। आपने इसको इस तरह से याद रखना है। इसी तरह अगर डायगोनल और स्केलर मैट्रिसेस को देखें, स्केलर भी अब आप यहाँ एक और भी कलेक्शन लगा सकते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है ना, हमें पता है कि जो स्केलर होते हैं वो ऑलवेज डायगोनल भी होते हैं। स्केलर की कलेक्शन इसके अंदर पड़ी हुई है, ये फूल का कलर है, ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स पड़ेगा। ठीक है, ये जो डायगोनल मैट्रिसेस हम आपके पास 2 0 आप कर लें, 0 0 3 कर लें, आप इस तरह से आप कर लें। ये क्या आपके पास ट्रायंगुलर भी है, हमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, एक स्टूडेंट्स ने रिस्ट्रिक्शन ये लगाई होती है इनमें से कोई जीरो नहीं हो सकता, सारे नॉन जीरो में, ऐसा उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसने लिखा है वो कब ट्रायंगुलर होगा अपर या लोअर, जब ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जीरो हो या अबव द प्रिंसिपल ऊपर वाले जीरो। अब आप देखें इस डायगोनल में ऊपर वाले जीरो हैं सारे, तो ये अपर हो सॉरी लोअर हो गया, नीचे वाले जीरो है तो ये अपर भी हो गया, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है आपका ट्रायंगुलर होता है, अपर भी और लोअर भी। उसने ये नहीं कहा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है और जो आपके पास अपोजिट जो डायगोनल के जो अपर की बजाय बिलो पे जो बातें कर रहा है वो नॉन जीरो। तो यहाँ से आपने याद रखना है जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं वो ऑलवेज ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रायंगुलर ऑलवेज डायगोनल नहीं होते। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप कोई भी दूसरा जो एंटी जो डायगोनल नहीं है, ठीक है, सिर्फ डायगोनल है, उसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो ये आपके पास, और ये क्या होते हैं, ये अपर भी होते हैं और लोअर भी होते हैं, अपर प्लस लोअर। ठीक है, इससे भी आपके बहुत से रिजल्ट्स आ जाते हैं। डायगोनल ऑलवेज ट्रायंगुलर होते हैं और ट्रायंगुलर डायगोनल हो भी सकते हैं और नहीं। जी, इंपॉर्टेंट है हमारे ये भी मैट्रिसेस, क्योंकि हमने ऊपर एक रिजल्ट भी पढ़ा था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आप उसने बता दिया है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वेदर इट इज अपर और लोअर, अगर वो अपर है तो भी ट्रायंगुलर है, लोअर है तो भी ट्रायंगुलर। ये आपको रिजल्ट दे दिया, डायगोनल मैट्रिक्स आर बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। जी, अब आपके बड़े इंटरेस्टिंग से जो और इसमें से जो है ना हमने अब उन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को और जो है ना अंदर के जाके डेप्थ में जाकर पढ़ने लगे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब ये हमें बहुत से इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया करेगा। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल का मतलब आपके पास ये आ जाता है। सिमेट्री कहते हैं कि आप कोई भी आपके पास एक पॉइंट हो, कोई भी आपके पास एक लाइन हो,
कोई भी आपके पास एक प्लेन हो, तीन चीजों में मैं आपको बता रही हूँ। 1D के अंदर आपके पास एक पॉइंट होता है, 2D के अंदर आपके पास एक लाइन हो सकती है, 3D के अंदर आपके पास पॉइंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। ये तीनों चीजें आपकी सिमेट्री को डिफाइन करती हैं। सिमेट्री को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि आप उस पॉइंट, उस लाइन या उस प्लेन के ऊपर की वैल्यूज को ना चेंज करें, बाकियों को आप कवर कर सकें। मैंने सिमेट्री की आपको एग्जांपल एक बुक की दी है, रजिस्टर की एग्जांपल मैं देती हूँ। क्यों कि आपके पास रजिस्टर देखें कितना फाइनली क्लोज होता है। फाइनली क्लोज होने का मतलब है कि उसके नीचे जहां से वो बाइंड किया गया वो उसकी सिमेट्री है। क्यों उसकी सिमेट्री है? बिकॉज जब मैं उसको वहां से क्लोज करती हूँ तो एक साइड दूसरे को टोटल कवर करती है, ठीक है। वो उसकी जो बाइंडिंग होती है उसके ऊपर उसको क्लोज करती है, दैट इज द सिमेट्री लाइन, उसकी सिमेट्री लाइन होती है। बिल्कुल उसी तरह जो मैट्रिक्स होता है वो स्केल से भी दिया जाता है, वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द डायगोनल। डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होने का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ABC ये डायगोनल है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, H इधर भी है, इधर भी है, G इधर भी है, इधर भी है, F इधर भी है। क्या मैं इसको क्लोज नहीं कर सकती? इस हिस्से को यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे कट लगाती हूँ, कट लगा के मैं इसको इसके ऊपर कवर कर देती हूँ। बिल्कुल उसी तरह सम मेथड जिसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि आप डायगोनल के ऊपर कट लगाएं, कट लगाने के बाद आप एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कवर कर सकें। जब हम ये कट लगा के आप उसकी ट्राइंगल थोड़ा सा जो है ना कोण बना सकते हैं, ये आपका जो होता है क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी, सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है कि आपके पास, समझ लें कि आपके पास एक स्क्वायर सा मैट्रिक्स या बॉक्स सा पड़ा हुआ है और आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसके ट्राइंगल बना सकते हैं, उसको उसके ऊपर बिल्कुल बाउंड कर, देखे ना ये A12 दिया हुआ है और ये A21 दिया हुआ है, इक्वल है। A12 किसके इक्वल है? A21 के इक्वल। यहाँ देखें ये क्या दिया हुआ है, A13, ये क्या दिया हुआ है, A31, ये इक्वल है। A13 इक्वल है A31 के, एंड सो ऑन, इसी तरह आपका चलता जाता है। तो सिमेट्री के लिए ये बात होती है, AIJ इक्वल होता है AJI के, ठीक है। तो AIJ इक्वल टू AJI का यहाँ क्या मतलब है, ये बेसिकली हम ट्रांसपोज में भी यही बातें करते हैं। ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज भी कर दें फिर भी उस मैट्रिक्स को कोई फर्क ना पड़े, ऐसा मैट्रिक्स आपके पास कैसा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज ले लें तो नेगेटिव ऑफ A आ जाए, माइनस ऑफ A आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है जी। तो ये क्राइटेरिया आपके पास यहाँ से आ जाता है, ठीक है। यहाँ से कुछ रिजल्ट्स भी आ जाते हैं इन मैट्रिक्स के बारे में, उनको डिड्यूस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको यहीं पे करवा देती हूँ। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर देखें A ट्रांसपोज A के बराबर है। A ट्रांसपोज A के बराबर होने का क्या मतलब है, यहाँ A11 होगा, फिर यहाँ A21 होगा, यहाँ A31 होगा, यहाँ A12 A13, A22 A23, A32 A33, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेती हूँ, ट्रांसपोज लेने से मेरे पास क्या आएगा, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। कंपेयर करें, ये दोनों इक्वल है। कंपेयर करने से आपके पास यहाँ पे क्या क्राइटेरिया आता है, आपके डायगोनल में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, और बाकी आपके सेम आ रहे हैं, वही बातें वो कर रहा है, A12 A21 के इक्वल है, A21 A12 के इक्वल है। तो ये क्राइटेरिया आपको मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट से आ जाए, ठीक हो गया। लेकिन जब आप कहते हैं इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A, जब ये -A के इक्वल आता है, ठीक है, जब ये -A के इक्वल आएगा, यहाँ से क्या, अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये आपका यहाँ से क्या आएगा, आप इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे, -A के इक्वल है ना, इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे ले आए, यानी कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -A के, इसको करें A ट्रांसपोज प्लस A करें, किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0 हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज यहाँ से देखिए, अगर मैं कंपेयर करती हूँ दोनों साइड्स को, A11 और प्लस A11 किसके इक्वल आएगा, 0 के, ठीक है। और यहाँ से आप कर सकते हैं A11 इज इक्वल टू -A11, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2A11 इक्वल टू 0, A11 किसके इक्वल हो गया, 0 के। सेम फॉलोज फॉर A22 इक्वल आता है -A22, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स A22 इज इक्वल टू 0 एंड A22 0 आ जाएगा। एंड सिमिलरली आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि आपके पास AII इज इक्वल टू 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर आपकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 होती है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0 हो और बाकी अपोजिट साइन के हो,
आर नोन एज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आपको मैट्रिक्स दिया और उसको पूछा जाता है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, आपने इसकी डायगोनल एंट्री सबसे पहले चेक करनी है, अगर वो 0 होगी फिर उसको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपने चेक करना है। ठीक है, ये आपको सारा प्रूफ जो मैंने आपको करवाया यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें एग्जांपल्स देखिएगा जरा स्क्यू सिमेट्रिक, आप देखिए एग्जांपल नंबर बी दी गई है, इसके अंदर देखें सारा डायगोनल 0 है, सो इट शुड बी, आप इसको कर सकते हैं वेरीफाई। ठीक है, इट कुड बी वेरीफाइड फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगेन आपके पास इसका बी ट्रांसपोज या माइनस कॉमन या बी बन गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप इनको कर सकते हैं। और अगर आपके पास कम्प्लेक्स एंट्रीज वाले मैट्रिसेस आ जाए, ठीक है, ये था आपके पास रियल वैल्यूड के लिए, ये बात याद रखिएगा। जो रियल वैल्यूड मैट्रिसेस होते हैं उनके ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपने सिमेट्रिक चेक किया। ठीक है, पर अगर कम्प्लेक्स मैट्रिसेस आ जाए देन उनका ए बार का ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज ही है लेकिन पहले उनका कॉन्जुगेट लेना है। ए बार का ट्रांसपोज जो लिया जाता है इट इज नोन एज ए हार्मिशियन, यानी कि ये कम्प्लेक्स मैट्रिसेस का लिया जाता है। ठीक है, अगर ए हार्मिशियन ये बेसिकली कम्प्लेक्स मैट्रिक्स इट इज नोन एज द हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हार्मिशियन निकालना इसको कहते हैं। और मैट्रिक्स हार्मिशियन कब होगा, जब उसका ए एच यानी कि ए बार ले फिर ट्रांसपोज ले आंसर ए आता है, देन इट इज नोन एज द हार्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर ए हार्मिशियन आंसर माइनस ए आता है देन इट इज क्यू हार्मिशियन। बेसिक ये जो डेफिनेशन होती है ना हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन की, ये होती है कम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए। लेकिन रियल अगर वैल्यूड की अगर आपको हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन पूछा जाए तो वो बेसिकली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको क्लियर करती हूँ। आपको पता है कि ए अगर रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको पता है रियल का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होता है, ए बार इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज रियल। अगर वो रियल है उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आएगा। अब आप यहाँ पे देखें, आप ए हार्मिशियन निकालना चाहते हैं रियल मैट्रिक्स का, आप क्या लेंगे, ए बार का ट्रांसपोज, लेकिन चूंकि वो रियल है सो इट इज ए का ट्रांसपोज, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं आ गई। ये प्रॉपर्टीज भी आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर ए आपके पास एक रियल मैट्रिक्स है तो ए हार्मिशियन का क्या मतलब होगा, ए ट्रांसपोज भी है, यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक बेसिकली वही बात करेगा जो हार्मिशियन करता है, जो हार्मिशियन करेगा वही सिमेट्रिक करता है फॉर रियल वैल्यू। और उसी तरह ए हार्मिशियन इक्वल टू माइनस अगर वो करता है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज की बातें हो रही है, इक्वल टू ए जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार का ट्रांसपोज अगेन क्या आएगा, ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वही बातें करेगा जो स्क्यू सिमेट्रिक करता है। स्क्यू हार्मिशियन कौन सी आपकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जो स्क्यू सिमेट्रिक करता है। रियल केस में ये बता रहा है इफ एंड ओनली इफ स्क्यू सिमेट्रिक जी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पूछता है एमसीक्यूज के अंदर, अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन लिया जाए तो उसका हार्मिशियन से क्या मुराद होती है, हार्मिशियन से मुराद सिमेट्रिक ही होती है। ठीक है, और एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, सॉरी मैट्रिक्स है, और आप उसमें स्क्यू हार्मिशियन की अगर बात करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ही होती है। तो यहाँ से आपके एमसीक्यूज जो है ना बन सकते हैं जी। हार्मिशियन की हो गई, स्क्यू हार्मिशियन में करवा चुकी। फिर एक्लर एंड रिड्यूस एक्ल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस आ जाते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल आपका रह गया है, और फिर रिड्यूस्ड है। थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते हैं, हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये फॉर्म करवा देती हूँ। किधर गया 3.4 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपका मैट्रिक्स है कि ये ए और बी दिए में आपने शो करना है ए प्लस बी सिमेट्रिक है। तो ये कोई जनरल इंफॉर्मेशन, ये हर दो मैट्रिक्स का सम सिमेट्रिक नहीं होता, लेकिन ये जो दिए गए इनका सम सिमेट्रिक हो सकता है, ये डिडक्शन है। लेकिन ये आपकी डिडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये जो मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स का सम अगर उसके ट्रांसपोज के साथ लिया जाए वो ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, अगर डिफरेंस लिया जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ से आपके ये दो की पॉइंट्स बन जाते हैं, आपने ये नोट रखने हैं। ये देखिए अब आगे आपका जनरल उसने दिया है, अगर वो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, ये जनरल भी ट्रू होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ऐसा क्यों है, लेट अस सपोज बी ले ले, मैं स्क्यू सिमेट्रिक वाला कर देती हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें। याद रखिएगा ये सम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स इंटरचेंज करने लग जाते हैं, प्रोडक्ट में इंटरचेंज होता है। ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस, हमारे पास एक डिडक्शन थी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा ए आ जाएगा, ए आ गया, माइनस कॉमन ले, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के, तो बी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे ही आप दूसरा भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है एक, यहाँ पे एक रिजल्ट है कि अगर आपके ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो
देन उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक ऑलवेज नहीं होता, इट डज नॉट अप्लाइज ए बी सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपका एक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन लग जाएगी, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा अंडर व्हाट कंडीशन इट इज सिमेट्रिक। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा। सो कंडीशन इज दे आर कम्यूटिंग। अगर वो सिमेट्रिक होने के साथ कम्यूट भी करते हैं देन उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा। ये आपका यहाँ से सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फोर्थ वन, इसके भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी डिडक्शन है और कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। ये आपका रिजल्ट था कि दो मैट्रिक्स ए और बी सिमेट्रिक है और वो अगर कम्यूट भी करते हैं देन उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा, अगर कम्यूट नहीं करते देन वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ये आपके दो डिडक्शन आ जाती है। फिफ्थ वन भी इंपॉर्टेंट है, उसमें वो कहता है कि हमेशा एक मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट लिया जाता है उसके ट्रांसपोज के साथ फ्रॉम आइदर साइड, तो ऑलवेज आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिक हो सकता है फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, इसको आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे देखें ए ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, इसको बी का नाम दे, तो क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। बी ट्रांसपोज लें दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा और ए ट्रांसपोज, बिकॉज हमने पढ़ा था कि ए बी का ट्रांसपोज होता है वो लॉ ऑफ रिवर्सल ऑफ ऑर्डर को शो करता है, वही किया मैं। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वही नहीं आ गया दोबारा, सिमेट्रिक हो गया। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी चेक कर सकते हैं, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो, नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ से एक और डिडक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक तो होता है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता। फिर अगेन आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर उसने उसका कहा है ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज हार्मिशियन होगा और ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज क्यू हार्मिशियन होगा। ये इन जनरल भी रिजल्ट ट्रू होता है। एक दूसरे 2+2 मैट्रिक्स के लिए दिया ना, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, फिर ये इन जनरल भी ट्रू होता है कि आप ए प्लस ए हार्मिशियन ले तो वो भी हार्मिशियन होगा, जैसे सिमेट्री के लिए बात की। फिर ए माइनस आप ए हार्मिशियन ले तो वो भी ट्रू, आपके पास क्यू हार्मिशियन होता है। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारे रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सेवंथ वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट है। सेवंथ वाला भी आपका अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब है ए ट्रांसपोज ए के बराबर, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है ए ट्रांसपोज माइनस ए। अगर वो सिमेट्रिक है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये करेगा। देन आपके पास वो कहता है फिर ए स्क्वायर ऑलवेज सिमेट्रिक हो। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक, उसका स्क्वायर ऑलवेज सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ए स्क्वायर सिमेट्रिक हो। ठीक है, इसको आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। यहाँ ये डिडक्शन आप यूज कर सकते हैं, यहाँ मेरे ख्याल में यहाँ नहीं दी गई, ए एन का जो ट्रांसपोज होता है ना वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के एन के इक्वल होता है। ये आपका डिडक्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तो पुट करके आपका आसान काम हो जाएगा। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लें वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज के स्क्वायर के इक्वल आएगा, लेकिन ए क्या है, सिमेट्रिक है, तो ए आंसर आएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर आ गया, तो ये क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। इसी तरह आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक कर सकते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। नाउ ए स्क्वायर के लिए हमें चेक करना है, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लें वो किसके इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। ये मैं आपको वैसे डिडक्शन बता देती हूँ ये कैसे आती है, ये रिजल्ट मैं आपको भी करवा देती हूँ कैसे आता है। ए ट्रांसपोज का स्क्वायर आ गया। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगेन क्या आ गया, ए स्क्वायर। सो चाहे मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसका स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये रिजल्ट आपने याद रखना। मैं आपको ये डिडक्शन बता देती हूँ ये कैसे आती है, मैं दो के लिए बता देती हूँ, आप इसको जनरलाइज कर लीजिएगा। ये देखें, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया, ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, हमने मैट्रिक्स का क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस ए के इक्वल होता है। ये क्या आ जाएगा, ए उसका ट्रांसपोज ले दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इसको मैं क्या, ये भी तो दो मैट्रिक्स ही है ना, इसको क्या लिख सकती हूँ, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर लिख सकती हूँ। बिल्कुल उसी तरह आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ए एन का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, चलिए मैं लिख देती हूँ, ए प्रोडक्ट ले रहा है सो ऑन ए एन टाइम्स। ठीक है, और उसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, ए ही है, जिधर मर्जी से अप्लाई करें, ए ट्रांसपोज सो ऑन ए ट्रांसपोज। ये भी कितनी दफा आ गया, एन टाइम्स आ गया। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज की पावर क्या आ जाती है, एन।
ये रिजल्ट आपको पता है ना कि कोई भी अगर आपके पास नंबर्स का अगर प्रोडक्ट लिखा जाता है n टाइम्स, ठीक है, देन वो पावर में जाता है, ठीक है, और अगर सम लिखा जाता है n टाइम्स, ठीक है, तो वो मल्टीपल में आता है, तो आपके पास आ जाता है n टाइम्स है। ये छोटे छोटे से रिजल्ट्स याद रखा करें जो आपके यूज होते हैं। प्रोडक्ट में पावर में चला जाता है और एडिशन में मल्टीपल में आ जाता है। नेक्स्ट आप ये फाइंड कर सकते हैं, ए इंटू ए बार का ट्रांसपोज पहले निकालिएगा, फिर ए फाइंड कर दीजिएगा, हो जाएगा। अब इन मैट्रिसेस के आपने ऑपरेशन जो इनवर्स फाइंड करने हैं, आल्सो फाइंड देयर इनवर्सेस। आपने पहले डायरेक्ट मेथड से इनवर्सेस फाइंड करने हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड आप यूज करेंगे। आल्सो फाइंड इनवर्सेस बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। फिर आपने रो एंड कॉलम ऑपरेशंस को यूज करते हुए इनके इनवर्सेस निकालने। आपको पता है रो एंड कॉलम ऑपरेशंस को यूज करने पे इनवर्स निकालने का क्या प्रोसीजर होता है, मैं रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा, कि आप क्या करते हैं, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बनाते हैं, ठीक है। वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या आप उसको जो है ना, एक आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है उससे रिलेटेड, जिसमें यहाँ पे आपका ए मैट्रिक्स होता है, यहाँ आपका बी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये आपका यूज होता है फॉर सॉल्विंग द सिस्टम, इस सिस्टम को सॉल्व करने के यूज होता है। लेकिन जब आप ए मैट्रिक्स जस्ट यूज करें और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करें, और आप क्या करें कि आप इस पे रो या कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करें, ठीक है, रो और कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करके आपने क्या बनाया, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया। तो आपको ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे वही वाले सेम ऑपरेशन लगाने हैं, सेम वही जो इस पे लगा रहे हैं वही सेम रो एंड कॉलम ऑपरेशन अगर इस आइडेंटिटी वाले पे अप्लाई करेंगे, सेम ऑपरेशन विल प्रोवाइड द या विल इंड्यूस द इनवर्स, वो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। रिवाइज कर देती हूँ, वो सारे रो या कॉलम ऑपरेशन जो आप इस ए मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, वही सारे ऑपरेशंस सेम वे में अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाए जाएं, तो उनका आंसर बेसिकली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो रिजल्टिंग निकलेगा, ये आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। वो वाले ऑपरेशन लगा के आपने इसको आइडेंटिटी बनाया, तो आइडेंटिटी पे अगर वही ऑपरेशन लगाए जाए तो आपको उस ए का इनवर्स मिलता है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से फाइंड करा। आपने इसके साथ 3x3 का मैट्रिक्स इंड्यूस करना है, आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे, इन दोनों को 1 करेंगे, इन दोनों को 0 करेंगे, और यहाँ पे आपका राइट साइड पे जो है ना मैट्रिक्स इंड्यूस हो जाएगा जो इनवर्स होगा, और आपका वेरीफाई भी हो जाएगा, दोनों आंसर सेम आएंगे। इनवर्स यूनिक होता है ना जी। लास्ट आपका क्वेश्चन रह गया रैंक का, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए हमें रो एक्लन फॉर्म और जो है ना रिड्यूस एक्लन फॉर्म चाहिए, तो वो हम आप निकाल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी आज हम डन कर लेते हैं। इधर गया जी, जी एक्लन एंड रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हमें रैंक बताएगी। रैंक हमें बेसिकली बताती है कितने इंडिपेंडेंट इसके जो है ना वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व है, और किस तरह हमारे पास जो है ना इफेक्टिवली ये सोल्यूशन देगा। अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हायर ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होते हैं, जो हायर ऑर्डर की जो है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उनके सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं जी। एक्लन एंड रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म आर्टिकल नंबर 3.10 है हमारा ऑफ मैट्रिसेस। एक्लन फॉर्म का आपके पास क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई भी नॉन जीरो रो ऑफ अ मैट्रिक्स, इन एनी नॉन जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज कॉल्ड, ठीक है। कोई भी नॉन जीरो रो है आपके पास, सबसे पहली कंडीशन है लीडिंग एंट्री देखने के लिए हमेशा नॉन जीरो रो देखा करें। नॉन जीरो रो का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी जीरो एंट्री ना मौजूद हो, जीरो एलिमेंट ना हो, ठीक है। नॉन जीरो रो, रो का मतलब बात की जा रही है ऑफ अ मैट्रिक्स मींस दैट उसके अंदर कोई भी जीरो एंट्री की आपने बातें नहीं करनी, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी वो आपके पास लीडिंग एंट्री होती है उस रो की, and zeros before the leading entry of a row are named as leading zero entry for example जैसे ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 3 1 0 2 3 ऐसे करके, ठीक है। अब अगर मैं हर रो का लीडिंग एंट्री बताना चाहती हूँ, तो इसकी लीडिंग एंट्री क्या है, नॉन जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम बात करें, नॉन जीरो का मतलब है सारे जीरो नहीं होने चाहिए, ये नॉन जीरो, तो ये हो सकता है इसलिए मैंने कुछ रखे हैं। इट इज द लीडिंग रो एंट्री, लीडिंग एंट्री आप दैट रो भी कह सकते हैं। लीडिंग एंट्री इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये लीडिंग एंट्रीज हैं अपनी अपनी रोज, ठीक हो गया। और ये जो जीरोज हैं, ठीक है, लीडिंग एंट्री से पहले जो जीरोज होते हैं उनको क्या कहते हैं, लीडिंग जीरो एंट्रीज,
लीडिंग जीरो एंट्रीज, ये भी लीडिंग जीरो एंट्री है, इसके भी अंदर लीडिंग जीरो एंट्री है, इसके अंदर कोई भी लीडिंग जीरो एंट्री नहीं। ठीक है, लीडिंग एंट्री से पहले वाले जो जीरोस होते हैं वो लीडिंग जीरो एंट्रीज होती हैं आपके पास। जी, ये उसने चीजें बताई हैं क्योंकि एक्लन फॉर्म के लिए हमें इन बातों का पता होना चाहिए। एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? एन एम बाय एन मैट्रिक्स, इस पे स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। कोई भी m by n मैट्रिक्स A इज कॉल्ड इन रो एक्लन फॉर्म। ठीक है, वो रो एक्लन फॉर्म में क्योंकि वो रो की बातें कर रहा है। कॉलम एक्लन फॉर्म में जाएंगे तो वो कॉलम की बातें करेगा। वो रो एक्लन फॉर्म में होगा इफ, पहली प्रॉपर्टी क्या है? हर सक्सेसिव जो नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो की बात करनी है क्योंकि इसके अंदर जीरो रोज भी आएंगी। जीरो रो ऐसी रो होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो। ठीक है, सो वन जीरो, ये जीरो रो है। नॉन जीरो के आगे उसमें एटलीस्ट वन नॉन जीरो है। ठीक है, हर सक्सेसिव, हर आने वाली जो नॉन जीरो रो है, the number of zeros before the leading entry is greater than the number of such zeros in the preceding row। यानी कि हर जो नई आने वाली रो है, अगर हम इस तरतीब में आ रहे हैं, अगर हम उसको एक्लन फॉर्म में लाना चाहते हैं, जिसमें ज्यादा जीरोस होंगे वो हमेशा नीचे रहे, दूसरी ऊपर रहेंगे। ठीक है, दोबारा सुने, हर आने वाली सक्सेसिव नॉन जीरो रो, ऊपर से रोज पढ़ना शुरू करते हैं ऐसे, उनके अंदर बेसिकली जो जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री, लीडिंग एंट्री से पहले पहले दिखने हैं, बाद में नहीं दिखने, इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द प्रीसीडिंग रो। पिछली रो में जो जीरोस हैं उनसे बड़ी तादाद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 102 003 019, ठीक है, अगर मैं इसको एक्लन फॉर्म में करना चाहती हूँ, कन्वर्ट कर एक्लन फॉर्म में मुझे चाहिए, तो ये बजाते खुद एक्लन फॉर्म में अभी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? बिकॉज उसकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि हर सक्सेसिव जो नॉन जीरो रो है उसके अंदर जीरोस की तादाद जिनमें ज्यादा है वो पहले होना चाहिए। लीडिंग एंट्री क्या है इसके अंदर? इसकी लीडिंग एंट्री 3 है, इसकी 1 है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 1 है, इसमें 2 है। लेकिन हमने पढ़ा था कि हर प्रीसीडिंग रो से सक्सीडिंग रो के नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो, जिसके ज्यादा होते हैं वो नीचे होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो पहले आ गई है, सो ये एक्लन फॉर्म में नहीं है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता। अगर इसको एक्लन फॉर्म में चाहिए हमें R23 करना पड़ेगा, इन दोनों रोज को इंटरचेंज करना पड़ेगा, वो हम इंटरचेंज कर लेते हैं, 102 019 एंड 002। अब ये एक्लन फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो। अगर आपके पास कोई जीरो रो आ जाती है, फॉर एग्जांपल इसी के अंदर मैं कोई जीरो रो ऐड कर देती हूँ, ये तो उसको प्रीसीड करना चाहिए हर नॉन जीरो रो। ये अगर जीरो रो में इधर ऐड कर देती तो ये एक्लन फॉर्म में नहीं होना था। तो हर जीरो रो जो होती है उसको हमेशा एंड में आना चाहिए। ठीक है, उसको एंड में लाना है आपको, आप ऐसे याद रखते हैं, हर सक्सीडिंग जीरो रो जो है ना आगे जानी चाहिए, नॉन जीरो रो से आगे आनी चाहिए, साथ नहीं, पहले नहीं आ सकती। एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स, वो प्रीसीड करे, पीछे रहे एवरी जीरो रो से, हर जीरो रो से, हर जीरो रो सक्सीड कर रही है ना, ये आगे आ गई, पीछे नहीं आ सकती, इधर नहीं आ सकती थी, इधर नहीं आ सकती थी, ये एंड पे ही आएगी। द फर्स्ट नॉन जीरो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज 1। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना इसको सम ऑथर जो है ना इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हमारे चूंकि सिलेबस में ये वाली की गई है तो हम इसी को लेंगे। वो कहते हैं कि लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। 1 करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये तो 1 है, 3 को 1 3 से डिवाइड कर देंगे, ये भी 1 बन जाएगी। लेकिन सम ऑथर्स कहते हैं कि एक्लन और रिड्यूस एक्लन फॉर्म में लाने के लिए जरूरी नहीं है कि हर लीडिंग एंट्री 1 हो, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, सम ऑथर्स इस थर्ड प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करते, और चूंकि हमारे सिलेबस में है, उसने 1 को रिस्ट्रिक्ट किया तो हम इसको 1 के साथ ही करेंगे। लेकिन मैं आपको जनरल रिजल्ट भी बता दिया, ये लीडिंग रो 1 हो जाए तो भी ठीक है, ना हो यानी कि नॉन जीरो हो तो भी ठीक है। ये थी आपकी एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रिवाइज कर देती हूँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ जीरोस आते हैं, लीडिंग जीरो एंट्रीज जो है ना, जिनकी तादाद ज्यादा होगी वो नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिनकी तादाद कम है, मतलब तरतीब में रखना है आपने, पहले कम जीरोस, फिर उससे ज्यादा जीरोस, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे याद रखना है। फिर आपके पास अगर कोई जीरो रो आती है, ठीक है, अगर कोई जीरो रो आती है तो वो नॉन जीरो रो से को सक्सीड करनी चाहिए, या नॉन जीरो रो उस जीरो रो को प्रीसीड करनी चाहिए। फिर कोई फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अगर आपके पास है तो वो 1 होनी चाहिए हमेशा आपके पास। ये एक्लन फॉर्म है।
रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में वो कहता है कि आपके पास जो भी लीडिंग, ये देखा है सम आंसर्स डू नॉट रिक्वायर द कंडीशन 3। रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है आपने बिल्कुल ही रिड्यूस कर दे। बिल्कुल ही रिड्यूस करने का मतलब ये होता है आपके पास कि आपकी जो लीडिंग एंट्रीज होगी ना, आपने उनको कॉलम वाइज भी जीरो कर दें। उनकी कॉलम वाइज आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अगर आप लेते हैं तो वो जीरो की तरफ से भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, कॉलम की तरफ से भी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये 0 0 0 है, कॉलम वाइज हम इसको चेक करें, ठीक है। अब इस रो में देखें लीडिंग एंट्री क्या है 1, कॉलम में भी क्या है, ये लीडिंग एंट्री है, यस, तो ये रिड्यूस में बनाई जा सकती है। फिर अब सेकंड रो देखें, इसमें लीडिंग एंट्री क्या है, ये है, ठीक है, कॉलम में भी देखें यही है। थर्ड में देखें लीडिंग एंट्री है ही नहीं, तो इसको हम टेस्ट नहीं करेंगे, इट इज इन रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब ये वाली चेक करें, इसमें लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, रो में ये है, कॉलम में भी यही है, कोई जीरो नहीं आ रहा। इसमें अब आप देखें, इसमें लीडिंग कॉलम के लिहाज से 2 है, बस बात खत्म हो गई। रो वाइज देखें, रो में 1 है, इसके ऊपर भी 0, ठीक है। फिर उसके बाद इसको देखें, ये अगर लीडिंग एंट्री यहाँ से रो वाइज 1 है तो कॉलम वाइज भी 1 है, ठीक है। यानी कि रिड्यूस एक्लन में जाके आप क्या करते हैं, कोई भी एक्लन फॉर्म लेके आप चेक करते हैं कि जो रो वाइज आपके पास लीडिंग एंट्री है वो कॉलम वाइज भी लीडिंग एंट्री, ठीक है। इसको इस तरह से याद करें, जो आपके पास रो वाइज लीडिंग एंट्री है वो आपके पास बेसिकली कॉलम वाइज लीडिंग एंट्री भी हो, ठीक है। तो ये आपकी होती है रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। इसमें 0 रोज भी आ सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल ही हो। अब आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू रो एक्लन एंड रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। रो एक्लन रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में अब आप इनको अब इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्रैक्टिस से आपको चीजेगा, थोड़ा लेंथी काम है लेकिन आपको प्रैक्टिस से आएगा। और इसी तरह आप इनको यूज करते हुए इनके इनवर्सेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मैट्रिक्स के आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से आप इन मैट्रिक्स को यूज करते हुए अगेन वही प्रोसीजर मैं जो आपको बता चुकी हूँ, इनवर्स निकालना, आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिड्यूस कर लेंगे, यहाँ आपका इनवर्स आ जाएगा, ये ऑलवेज ट्रू होता है। और आप रो वाइज निकालें, कॉलम वाइज निकालें, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये सारा आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। ये यहाँ हमारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये पड़ी है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर वो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है, रिड्यूस याद रखिएगा, एक्लन स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, रिड्यूस याद रखिएगा। रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट कर दिया, उसके अंदर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है इट इज नोन एज रैंक। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका है, रैंक से मुताबिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन मस्ट है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, तो इसको रो रैंक भी पढ़ा जाता है, रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपसे मैट्रिक्स की रैंक पूछी जाए, आपने इसको रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में देखना है कितनी नॉन जीरो रोज आपके पास आती है, जितनी आएगी उतनी उसकी रैंक होगी। जैसे ये वाला है, उसने इसको रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस करके कितने मैट्रिक्स बचे, कॉलम बचे हमारे पास, कितनी रोज बची हैं, अच्छा इधर खत्म हो गया था, 2 ही बची हैं, तो इसकी रैंक क्या है 2। जीरो को नहीं देखना आपने, नॉन जीरो देखना है। अब आप ये रैंक वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने इनको रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्लन में नहीं, रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। और रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो है ना इनकी रैंक लिखना। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी काम है, थोड़ा कंप्यूटिंग काम है, लेकिन प्रैक्टिस से आपको ये इजीली हो जाएगा। हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, देन आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। जी, तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।